नमस्कार। शाम के 7 बजने वाले हैं। खबर दमदार के इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। शाम 7 बजे के बुलेटिन में अब देखेंगे, मध्य प्रदेश में प्रचार के दौरान सीएम योगी ने कांग्रेस पर करारा हमला बोला है। बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। अलीगढ़ जल्द ही हरिगढ़ बन सकता है। मथुरा जन्मभूमि विवाद में ट्रायल शुरू हो गया है। भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे खुदकुशी केस में आरोपी समर सिंह को जमानत मिल गई है। फिरोजाबाद में अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। गाजियाबाद में बदमाशों ने कैसे लूटे 10 लाख, वो भी आपको बताएंगे। और आतंकी अरसलान पर क्या हुआ है नया खुलासा, ये भी आपको बताएंगे। इसके अलावा दूसरी खबरें भी इस बुलेटिन में होंगी। और सबसे पहले बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से। ईमेल हैक कर विदेशों से करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। एसटीएफ ने गिरोह के मास्टरमाइंड समेत 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अमेरिका, कनाडा, शिकागो, लेबनान, हांगकांग, ब्रिटेन के लोगों से करोड़ों की ठगी का आरोप है। लखनऊ के इंदिरा नगर कॉल सेंटर के जरिए ये ठगी कर रहे थे। कोटा राजस्थान का विशाल मीणा उर्फ मंजीत है गिरोह का सरगना। गिरोह में कोलकाता के 7 आरोपी भी गिरफ्तार किए गए हैं। विदेशों में कॉल करके लोगों को ये शिकार बनाते थे। सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस, पेमेंट गेटवे रिन्यू कराने के नाम पर ठगी करते थे। आरोपियों से बरामद पेन ड्राइव में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके, यूएसए, भारत के 30 लाख लोगों का डेटा है। गिरफ्तार आरोपियों से 22 मोबाइल, 3 लैपटॉप, 2 इंटरनेट राउटर बरामद किए गए हैं। और बातचीत करने के लिए लखनऊ से हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषभ मणि त्रिपाठी जुड़ रहे हैं, जिन्होंने इस खबर को सबसे पहले एक्सक्लूसिव ब्रेक किया है। ऋषभ, कहां तक इनके तार जुड़े हुए हैं और किस तरीके से एजेंसियां इन तक पहुंची हैं? देखिए, जो बताया जा रहा है उसके मुताबिक ये पहले अपना गिरोह कोलकाता से ऑपरेट करते थे। नई दिल्ली, नोएडा से भी पहले इस गिरोह को ऑपरेट करते थे। बीते कुछ समय से इन्होंने राजधानी लखनऊ के इंदिरा नगर इलाके को अपना ठिकाना बना लिया था। यहाँ पर एक बड़े से घर को किराए पर लिए हुए थे। कॉल सेंटर की तरह उसको इस्तेमाल किया जा रहा था। और ये सभी बड़े साइबर अपराधी हैं जो कि तमाम जो बड़े देश माने जाते हैं, चाहे वो यूएसए हो, यूके हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, इन सभी देश के लोगों को अपना शिकार बना रहे थे। उनकी ईमेल हैक कर रहे थे, फिर उनको एक सर्विस मैसेज भेज रहे थे कि अगर आपको अपना पेमेंट गेटवे रिन्यू कराना है या आपको अपना एंटीवायरस रिन्यू कराना है, सॉफ्टवेयर अपडेट कराना है, तो आप इनसे कॉल करें। और ये सब लोग जिस देश के निवासी हैं उस देश के एक्सेंट में ही बात करते हैं। ये सभी लोग पारंगत हैं साइबर ठगी में और कॉल सेंटर चलाने में भी। लिहाजा इन्होंने कई देशों के नागरिकों को ठगा है। उनके सिस्टम को हैक कर रहे थे, उनकी ईमेल को हैक कर रहे थे और फर्जी मैसेज भेज के उनसे लिंक पे पेमेंट भी करवा रहे थे। अनुपम। ऋषभ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। कल अलीगढ़ से गिरफ्तार हुए 2 आतंकियों से जुड़ी ये बड़ी खबर है। आईएसआईएस से जुड़े 2 आतंकी एटीएस की कस्टडी रिमांड पर। कल से 6 दिन के लिए एटीएस की कस्टडी रिमांड में रहेंगे अब्दुल्ला अरसलान और माज बिन तारिक। रिमांड के दौरान आरोपियों के मॉड्यूल और नेटवर्क पर पूछताछ होगी। मॉड्यूल को फंडिंग के बारे में भी पूछताछ होगी। रिमांड के दौरान अब्दुल्ला और तारिक को अलीगढ़ ले जाएगी यूपी एटीएस। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। 6 दिन की रिमांड पर आतंकी, एटीएस की कस्टडी रिमांड पर आतंकी। कल इनको अलीगढ़ से गिरफ्तार किया गया था। अलीगढ़ से इनकी गिरफ्तारी हुई थी और अब 6 दिन की कस्टडी रिमांड पर ये आतंकी, इनको एटीएस की टीम अलीगढ़ भी ले जाएगी। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के जिले देवास की सोनकच्छ विधानसभा में सीएम योगी ने रैली को संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा है कि आज का भारत दोस्ती करना भी जानता है और दुश्मनों से भी निपटना जानता है। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस के नेता बोलते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का होना चाहिए। मैं कहता हूं ऐसा नहीं, देश के हर नागरिक, हर किसान का अधिकार होना चाहिए, किसी जाति, मजहब, धर्म का नहीं। योगी जी की आवाज हम सब तक बहुत अच्छी तरह पहुंचेगी। आप निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगी। तो देखो, बीजेपी तो वही कर रही है। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में ढांचे को हटा करके कर दिया था कि जब ढांचा ही नहीं रहेगा तो लोग मान क्या करेंगे।
जब आतंकवाद की जड़ ही नहीं रहेगी तो कश्मीर में धारा 370 ही समाप्त कर दो, समस्या ही समाप्त कर दो। और चुनाव में जनता जनार्दन को यही करना चाहिए, कांग्रेस को ही समाप्त कर दीजिए, समस्या ही समाप्त हो जाएगी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए पहुंचे सीएम योगी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है, 22 जनवरी को पीएम इसका उद्घाटन करेंगे, लेकिन कांग्रेस राम मंदिर बनने नहीं देना चाहती थी। कांग्रेस समस्या का समाधान नहीं करती, बल्कि कांग्रेस खुद एक समस्या है। जिसके लिए हमारे पूर्वज बलिदान हुए थे, जिसके लिए उन्होंने संघर्ष किया था, जिसके लिए उन्होंने साधना की थी, जो उनकी मनोकामना थी, हम अपनी आंखों से, भौतिक आंखों से आज उस कार्य को मूर्त रूप होते हुए देख रहे हैं। इसलिए मैंने कहा हम सौभाग्यशाली हैं, हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है। लेकिन भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अयोध्या में राम मंदिर का काम क्या कांग्रेस कर पाती? कांग्रेस तो चाहती ही नहीं थी, क्योंकि कांग्रेस का नाम ही समस्या है। कांग्रेस चाहती ही नहीं थी समस्या का समाधान हो। कांग्रेस ने तो कह दिया था कि नहीं, कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और तो राम भक्तों ने कहा कि गुलामी के ढांचे को हटा देंगे, न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने एक वीडियो जारी कर राम भक्तों से अपील की है। वीडियो जारी करते हुए लिखा गया है कि 22 जनवरी 2024 को श्री रामलला सरकार की विग्रह मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा उनके भव्य मंदिर में होने जा रही है। आइए सभी देशवासी इस दिन सुबह 11 बजे अपने स्थानीय मंदिरों में एकत्र होकर सामूहिक रूप से इस कार्यक्रम को अपनी महान संस्कृति के उत्सव के रूप में मनाएं। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। रामनगरी अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर देश भर में उत्साह का माहौल है और इस बार दीपोत्सव को भी भव्य करने की तैयारी हो रही है। वहीं अयोध्या को लेकर योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। सीएम योगी की अध्यक्षता में प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक 9 नवंबर को अयोध्या में करने का फैसला किया गया है। अयोध्या के अंतर्राष्ट्रीय कथा धाम में योगी कैबिनेट की बैठक करने का फैसला किया गया है। कथा धाम में एक कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक में उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण के गठन सहित कई विकास प्रस्तावों को हरी झंडी दी जा सकती है। वैसे तो कैबिनेट की बैठक राजधानी में ही होती है, लेकिन यह दूसरा मौका होगा जब कैबिनेट की बैठक लखनऊ से बाहर की जाएगी। इससे पहले सीएम योगी लखनऊ से बाहर कैबिनेट बैठक करा चुके हैं। 29 जनवरी 2019 को प्रयागराज में कुंभ के दौरान मेला स्थल पर ही कैबिनेट बैठक हुई थी। उस बैठक में योगी सरकार ने मेरठ से प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण कराने का निर्णय किया था। अब रामलला के दरबार में कैबिनेट की बैठक होने वाली है। उम्मीद है कि इस बार अयोध्या समेत कई धार्मिक स्थलों में विकास के लिए प्रस्ताव लाए जा सकते हैं। योगी सरकार की कैबिनेट की बैठक 9 नवंबर को अयोध्या के अंतर्राष्ट्रीय कथा धाम में आयोजित की जाएगी। योगी सरकार की बैठक काफी अहम मानी जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली इस कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश के विकास के साथ साथ में अयोध्या के विकास से जुड़े तमाम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन का प्रस्ताव भी इस कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। यही नहीं, अयोध्या के विकास की योजनाओं से संबंधित प्रस्ताव भी इस बैठक में रखे जाएंगे। ये कैबिनेट की बैठक रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है, उससे पहले काफी अहम मानी जा रही है। अयोध्या में 7वें दीपोत्सव को लेकर राम की पैड़ी में खूबसूरत वाटर शो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। आज वाटर शो का रिहर्सल हुआ। सरयू की जलधारा में वाटर शो का रिहर्सल किया गया। 11 नवंबर को दीपोत्सव है, लिहाजा 21 लाख दिए इस बार राम की पैड़ी के 51 घाटों पर जलाए जाएंगे।
तो वाटर शो का रिहर्सल यहां पर किया गया है। आकर्षण का केंद्र बना है वाटर शो। झांसी में पुलिस छापेमारी करने गई तो वो भी हैरत में पड़ गई। छापेमारी की जगह पर हैंडपंप को चलाया गया तो उसमें से शराब निकलने लगी। देखिए हमारी रिपोर्ट। हैंडपंप चलाया तो पानी नहीं निकला, शराब निकलने लगी। झांसी से यह बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक हैंडपंप से शराब निकलने लगी। आबकारी और पुलिस की टीम भी मौके पर मौजूद है। जब हैंडपंप को स्टार्ट किया तो पुलिस के भी होश उड़ गए, पानी की जगह शराब निकलने लगी। पुलिस की टीम छापेमारी के लिए पहुंची थी, लेकिन यहां आकर पुलिस हैरत में पड़ गई। अब आपको पूरी खबर बताते हैं। दरअसल झांसी में मऊ रानीपुर थाना के बसरिया डेरा का ये इलाका है। पुलिस को सूचना मिली थी कि इलाके में अवैध शराब धड़ल्ले से बनाई जा रही है और उस शराब की तस्करी दूर दूर तक हो रही है। पुलिस की टीम ने यहाँ मौजूद घर, मैदान, खेत, हर जगह छापा मारा। अवैध शराब की बड़ी खेप बरामद हो चुकी थी। हैंडपंप के पास पहुंचकर पुलिस को शक हुआ क्योंकि शराब की दुर्गंध आ रही थी, जिसके बाद सिपाहियों ने हैंडपंप चलाया तो उससे भी शराब निकलने लगी। शराब तस्करों की सारी पोल खुल गई, लेकिन शराब तस्कर मौके से फरार हो चुके थे। टीम ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान एक तस्कर अड्डे पर एक हैंडपंप मिला। पानी पीने के लिए जैसे ही हैंडपंप चलाया तो उस हैंडपंप से पानी की जगह शराब धारा प्रवाह बहने के लिए। फिलहाल हैंडपंप को आबकारी विभाग ने जब्त कर लिया है और तरीका भी इतना नायाब निकाला है कि ज़मीन के अंदर ड्रमों में भरकर शराब रखी गई थी और उस शराब को तस्करी के लिए या बेचने के लिए हैंडपंप के जरिए शराब बेची जा रही थी। तो फिलहाल इस नायाब तरीके का भंडाफोड़ आबकारी विभाग और मऊरानीपुर कोतवाली पुलिस ने सफलतापूर्वक कर दिया है। छापेमारी की कार्रवाई के दौरान आबकारी विभाग, मऊरानीपुर थाना पुलिस और प्रशासन की टीम ने बुलडोजर की मदद से अवैध शराब बनाने वाली भट्टियों को ध्वस्त किया। जमीन के अंदर छिपाई गई करीब 100 लीटर शराब बरामद की गई और भारी मात्रा में लहन को नष्ट किया गया। आबकारी पुलिस के मुताबिक अवैध शराब को छिपाने के लिए तस्कर कई तरह के हथकंडे अपनाते हैं और ये भी एक तरीका अपनाया गया, लेकिन तस्कर पुलिस को चकमा नहीं दे पाए। फिलहाल पुलिस ने तस्करों की तलाश तेज कर दी है। झांसी से न्यूज़ 18 के लिए अश्वनी मिश्रा की रिपोर्ट। हरदोई में मोबाइल टावर में आग लगने से हड़कंप मच गया। कड़ी मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया। घटना पाली कस्बे की है, जहां एक मोबाइल टावर में अचानक आग लग गई। आसपास के लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण और पराली जलाने की घटना पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार भी लगाई है। सुनवाई के दौरान जस्टिस संजय किशन कौल ने काफी तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि बुलडोजर चलाऊंगा तो 15 दिनों तक नहीं रुकूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यों को प्रदूषण को कम करने के लिए एक साथ आने की जरूरत है। पंजाब सरकार को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह राजनीतिक लड़ाई का मैदान नहीं है, इसलिए राजनीतिक ब्लेम गेम को रोकें। आगरा की हवा भी खराब होती जा रही है। प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर जिलाधिकारी ने सभी विभागों के साथ मिलकर बैठक की और प्रदूषण की रोकथाम के नए नए इंतजाम किए जा रहे हैं। आगरा का अग्निशमन विभाग भी अलर्ट है। फायर विभाग की ओर से आगरा में छिड़काव किया जा रहा है। मंगलवार को आगरा की सड़कों पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पानी का छिड़काव करती हुई दिखाई दी। पटाखे हैं वही खरीद कर लाएं। पटाखे छुड़ाते समय कॉटन के कपड़े पहने, चुस्त कपड़े पहने, खुले जगह पे आतिशबाजी करें और पानी की बाल्टी भी पास में भर कर रखें। जो पटाखे नहीं छूटते हैं उनको दोबारा टच न करें। सीमित पटाखे छुड़ाएं, प्रदूषण को ध्यान रखें और अपना भी ध्यान रखें, यही अपील है। और प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए छिड़काव जो चल रहा है वो आगे भी निरंतर चलता रहेगा। दिल्ली में हवा बेहद प्रदूषित है। दिल्ली सरकार ने आईआईटी कानपुर से संपर्क साधा है।
कानपुर आईआईटी के प्रोजेक्ट क्लाउड सीडिंग की मदद से कृत्रिम बारिश कराकर दिल्ली और उसके आसपास क्षेत्र में बढ़ रहे प्रदूषण को कम किया जाएगा। दिल्ली सरकार और आईआईटी कानपुर के बीच कृत्रिम बारिश कराने को लेकर बातचीत हुई है। जल्द ही प्रस्ताव मिलने पर आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आईआईटी ने क्लाउड सीडिंग के जरिए कृत्रिम बारिश की टेक्नोलॉजी विकसित की हुई है। और साथ ही हम CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ के साथ मिलके पिछले 2 महीने से इसकी प्लानिंग कर रहे हैं कि NCR रीजन में क्लाउड सीडिंग के द्वारा पोल्यूशन कंट्रोल हम कैसे करें, कब करें। और CII ऑफिस जो है इस समय बहुत एक्टिव है और कोऑर्डिनेट कर रहा है दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ भी। दिल्ली समेत NCR में पॉल्यूशन लेवल हाई है, जो लोगों के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। यहाँ तक कि अधिकारी इस पर वर्कशॉप भी कर रहे हैं। इन सब के बीच दिल्ली सरकार ने IIT कानपुर से संपर्क स्थापित किया, क्योंकि जिस प्रोजेक्ट पर IIT कानपुर काम कर रहा था, कृत्रिम बारिश के माध्यम से रेन कराई जाएगी, जिससे इस पॉल्यूशन लेवल को कम किया जा सकेगा। अब IIT के इस वर्कशॉप या IIT की इस क्रिएशन कहीं ना कहीं मील का पत्थर साबित होने जा रही है, मगर इंतजार है एविएशन डिपार्टमेंट की हरी झंडी का। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। इन दिनों दिल्ली NCR के अलावा कई शहरों की हवा प्रदूषित हो रखी है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एम्स डॉक्टर के मुताबिक वायु प्रदूषण से कैंसर हो सकता है। स्ट्रेस, चिड़चिड़ापन का भी लोग शिकार हो सकते हैं। मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है। अभी तो ये स्टडीज में पाया गया है कि 29% लंग कैंसर की डेथ्स एयर पोल्यूशन से रिलेटेड होती है, और इससे स्ट्रोक भी का भी डायरेक्ट रिलेशन है। इस्चेमिक स्ट्रोक, जिसमें ब्लड सप्लाई हमारे ब्रेन को कम हो जाती है, उसमें ये देखा गया है कि शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रोक दोनों के चांसेस एयर पोल्यूशन से ज्यादा हो जाते हैं। मथुरा विवाद का इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज से ट्रायल शुरू हुआ। विवाद से जुड़ी सभी 16 याचिकाओं पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मथुरा जिला कोर्ट से ट्रांसफर हुए सभी 16 याचिकाओं पर हाईकोर्ट में लगभग 1 घंटे तक सुनवाई चली। अर्जी में एडवोकेट कमिश्नर की ओर से सर्वे कराए जाने की मांग की गई, जिस पर शाही ईदगाह मस्जिद और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता ने आपत्ति दर्ज की है। बता दें कि हाईकोर्ट सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई कर रही है। जस्टिस अरविंद कुमार मिश्र की सिंगल बेंच ने 26 मई 2023 को सभी याचिकाओं पर हाईकोर्ट में सुनवाई का फैसला सुनाया था। याचिकाओं में 12 अक्टूबर 1968 को हुए समझौते को अवैध बताया गया है। साथ ही समझौते के तहत शाही ईदगाह मस्जिद को दी गई 13.37 एकड़ जमीन भगवान कृष्ण विराजमान को दिए जाने की मांग की गई है। अवैध रूप से बनी शाही ईदगाह मस्जिद को भी हटाए जाने की मांग की गई है। याचिका में कुल 4 पक्षकार बनाए गए हैं। शाही ईदगाह मस्जिद, यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ और श्री कृष्ण जन्मभूमि संघ को पक्षकार बनाया गया है। हाईकोर्ट में श्री कृष्ण विराजमान की ओर से अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने बहस की है। मामले में कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी। सारे 16 मामलों पे आज सुनवाई हुई। ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने जो शाही ईदगाह मस्जिद के वकील थे और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के वकील थे, वो सब अपीयर हो चुके हैं। और आज हमने कोर्ट के सामने एक एप्लीकेशन फाइल की है ऑर्डर 26 रूल 9 में, और ये मांग की है कि वहाँ पे एडवोकेट कमिश्नर द्वारा सर्वे कराया जाए, जिस पे आज अदर साइड ने, जो कि शाही ईदगाह मस्जिद, उन्होंने अपना ऑब्जेक्शन भी व्यक्त किया है। और कोर्ट ने दोनों पक्षों को 1 घंटे के सुनने के बाद अभी कोर्ट अपना ऑर्डर उसमें पारित करेगी। यही की गई है कि जो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ था 12 अक्टूबर 1968 का, वो कॉम्प्रोमाइज़ इलीगल है। और साथ ही साथ ये पूरी जो ज़मीन है 13.37 एकड़ ऑफ लैंड, वो भगवान कृष्ण में विराजमान है, उनमें वेस्ट करती है और ये उनको दी जाए। बुलंदशहर में रोडवेज और डग्गामार बस की भिड़ंत में एक यात्री की मौत हो गई। हादसे में 12 से ज्यादा यात्री घायल बताए जा रहे हैं। यह हादसा थाना सलीमपुर क्षेत्र में हुआ। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बुलंदशहर में यहां पर यह हादसा हुआ है। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। 12 से ज्यादा यात्री वहां पर घायल बताए जा रहे हैं। शाहजहांपुर में एंबुलेंस और ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर में कल हुए हादसे में आज 3 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कल ट्रैक्टर ट्रॉली और एंबुलेंस के बीच में टक्कर हुई थी। इस हादसे में एंबुलेंस चालक समेत तीनों घायलों को शाहजहांपुर के मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया था, जहां आज इलाज के दौरान मौत हो गई।
उत्तर प्रदेश में फर्जी स्कूलों के खिलाफ सरकार एक्शन लेने के मूड में है। बिना मान्यता प्राप्त स्कूलों पर सरकार एक्शन की तैयारी कर रही है। कार्रवाई के साथ 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगेगा। बेसिक शिक्षा निदेशालय ने सभी बीएसओ को निर्देश जारी किए हैं। 22 नवंबर तक सभी जिलों से रिपोर्ट मांगी गई है। मान्यता समाप्त होने के बाद भी संचालित हो रहे विद्यालयों पर प्रतिदिन 10,000 रुपए की दर से जुर्माना लगेगा। आगे बढ़ते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की संदिग्ध मौत मामले में आरोपी बनाए गए सिंगर समर सिंह की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। कोर्ट ने सिंगर समर सिंह को रिहा करने का भी आदेश दिया है। हालांकि अदालत में आकांक्षा दुबे की मां की ओर से अधिवक्ता सौरभ तिवारी ने जमानत अर्जी का विरोध किया। 8 अप्रैल 2023 को समर सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। तब से ही समर सिंह वाराणसी की जेल में बंद है। वाराणसी के सारनाथ इलाके के एक होटल में 26 मार्च 2023 को संदिग्ध हालत में भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे का शव मिला था, जिसके बाद आकांक्षा दुबे के परिवार वालों ने सिंगर समर सिंह पर खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप लगाया था। तो मैंने कहा कि भाई ये सब अभी जांच अभी कुछ इशू पे चल रहा है। अभी जो स्पर्मेटोजा जो सीमेंस हैं जो उसकी जांच के लिए लैब में गया और मोबाइल फ़ोन का भी अभी सूक्ष्म परीक्षण चल रहा है। तो फाइनली चूँकि कोर्ट का डिस्कशन है, कोर्ट को लगा कि बेल दे देना चाहिए, तो उन्होंने उस चीज़ को बेल दे दिया है और हमने जितना अपोज करना था उतना किया है। हमारा मेन फोकस है सीबीआई इन्वेस्टिगेशन जो ऑनरेबल हाई कोर्ट में हमने पिटीशन मूव किया है। आगे बढ़ते हैं। अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ करने पर नगर निगम ने बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पास किया है। अब ये प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। अब शासन की ओर से प्रस्ताव पर मोहर लगने का इंतजार है। बता दें कि बोर्ड बैठक के दौरान भाजपा पार्षद संजय शर्मा की ओर से नगर निगम की बोर्ड की बैठक में इस प्रस्ताव को रखा गया। इस प्रस्ताव को रखने पर कई पार्षदों ने विरोध जताया तो कई पार्षदों ने इसका समर्थन किया। वहीं इस बात पर खूब हंगामा भी हुआ। प्रस्ताव और सुझाव कल अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ रखा गया था, वो नगर निगम द्वारा मीटिंग मिनट में दर्ज करा के आगे उस शासन में अप्रूवल के लिए उसको भेजा गया है। क्या अलीगढ़ का नाम प्रस्ताव हरिगढ़ होगा सर? हाँ, हमने यहाँ से निगम ने उसकी मांग सरकार से की है। शासन इसको करने की मैं चाहूँगा कि शासन इसको, अलीगढ़ एक ब्रज क्षेत्र है और हरि का जगह है। बहुत सालों से यहाँ पे ये मांग चलती हुई आ रही है कि इस जगह का नाम अलीगढ़ से हरिगढ़ करा जाए। तो हमारी अलीगढ़ की जनता की मांग है कि इस जगह का नाम हरिगढ़ जितनी जल्दी हो उसको करा जाए। गाजीपुर में पुलिस ने 10 कुंटल अवैध पटाखा बरामद किया है। पुलिस टीम ने मोहम्मदाबाद और जंगीपुर में छापा मारकर अवैध पटाखे का भंडारण पकड़ा है। 2 गोदामों से पुलिस ने 10 कुंटल पटाखा बरामद किया है। पुलिस ने मौके से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी, इसके बाद छापा मारकर पुलिस ने अवैध पटाखा बरामद किया है। इसके अतिरिक्त अस्थायी लाइसेंस जारी किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो भी लोग अपना ये स्टोर कर रहे हैं वो अवैध रूप से कर रहे हैं। इसके लिए संयुक्त टीम तहसील की और पुलिस की बनी हुई है जो लगातार इसको चेक कर रहे हैं। विगत 2 दिनों में 2 थानों में इसमें कार्रवाई की गई है। जंगीपुर में लगभग 3.5 कुंटल और 6.25 कुंटल मोहम्मदाबाद में बरामद हुआ है। और लगातार हमारी इस तरह की इसमें चेकिंग और कार्रवाई और जानकारी की जा रही है। जो भी अवैध रूप से भंडारण करेगा उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। उन्नाव में प्रेमी युगल ने फांसी लगाकर जान दे दी। प्रेमी युगल की मौत की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मामला फतेहपुर 84 थाना क्षेत्र का है। दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।